हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसा कि आज आप जानते ही हैं कि आज 17 फरवरी है और 17 फरवरी को था मैथमेटिक्स क्लास 10 सीबीएसई का एग्ज़ाम। और जैसा कि मैंने बहुत लोगों से सुना कि इस बार का बेसिक पेपर जो था वो स्टैंडर्ड के लेवल का आया था और जो स्टैंडर्ड का पेपर था वो नेक्स्ट लेवल का आ गया था। तो मेरे पास आज ऐसी एक सेट 1 का स्टैंडर्ड बेस मैथमेटिक्स का है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या क्या हार्ड आया था 2026 के पेपर में। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन आ जाता है। तो अब गाइस इसमें क्या था, इसमें पूछा गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक इक्वेशन दी गई थी और इसमें पूछा था कि हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इसमें क्या था, कि इसमें हम लोगों को पूछा गया था। तो गाइस इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन एक्चुअली ना, इसमें दो आंसर आ रहे थे। एक ऑप्शन ए आ रहा था, एक ऑप्शन बी आ रहा था। क्योंकि अगर हम लोग निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें हमारे पास बी जो था वो 8k स्क्वायर था। तो 8k का होल स्क्वायर करेंगे हम लोग माइनस 4। ए हमारे पास 9 था और सी हमारे पास 16 था और ये हमारा किसके इक्वल था, 0 के इक्वल। तो अब हम लोग अगर इसे सॉल्व करें 64k स्क्वायर माइनस ये हमारा गैस हो जाएगा 576। तो अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0 इक्वेट करेंगे। तो 64k स्क्वायर इक्वल्स टू 576 और 64 से अगर ये काटेंगे तो के स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 9। और जो के की वैल्यू होंगी गाइस वो पॉजिटिव और नेगेटिव का 3 आएगा, और जो कि हमारे पास ए और बी ऑप्शन में दोनों हैं। तो अगर आपने इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन लगाया है तो आपका एकदम सही है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये खुद ही ऑप्शन ही है। अगर इसमें बोलते कि रियल इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स तो फिर हम लोग करते हैं पॉजिटिव का। लेकिन अब उसने बोला है कि रियल एंड इक्वल, तो हम लोग की इन दोनों में से एक भी आंसर हो सकते हैं। पर आप चाहे दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। -3 भी करेक्ट है और ए भी करेक्ट है। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। बाकी गाइस देख सकते हैं आप इधर कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी ई डी एफ। तो हम लोग पता है कि अगर सिमिलर होते हैं कोई ट्राइंगल तो उनका पैरामीटर का रेशियो और उनके साइड के रेशियो बराबर होते हैं, उनके साइड के रेशियो बराबर होते हैं। और बड़ा अपॉन छोटा इक्वल्स टू बड़ा अपॉन छोटा होता है। लेकिन अगर आप देखें तो इधर एंगल ए है इक्वल्स टू एंगल ई है, लेकिन इधर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी दे रखा है और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ तो है ही, लेकिन ये इधर ये गलती हुई है। तो इसने पूछा था नॉट ट्रू, तो इसी से ये सही हो जाएगा। और उसके बाद गाइस इसने बोला है थर्ड थर्ड में क्या बोला, nth टर्म ऑफ एन ए पी 2n √2n + 1। तो कॉमन डिफरेंस हम लोगों को बताना था। तो ऐसे क्या करेंगे हम लोग, n की जगह जैसे √2n + 1 हमारे पास an है, तो हम लोग इससे n की एक एक वैल्यू रखेंगे। जैसे √2 प्लस अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये √2 हो जाएगा और +1। और ऐसे अगर a2 निकालेंगे तो n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2√2 + 1। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 2√2 + 1 माइनस √2 - 1। तो हम लोग के पास 1 से 1 कट जाएगा और ये 2√2 से √2 जाएगा तो √2 बचेगा, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा हमारे पास √2 आ जाएगा। ये भी सही है। और ऐसे ही गाइस अगर आप देखें तो ये हमारे पास दो टेंजेंट है, हम लोग को पता है दो टेंजेंट इक्वल्स होती हैं। और अगर बीच में अगर 90 डिग्री बनना है तो हमें पता है कि टेंजेंट्स रेडियस के साथ परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाती हैं। तो अगर 90 90 अगर तीन एंगल 90 हो तो चौथा वाला भी 90 हो जाएगा, जिस हिसाब से हमारा जो ये है रेडियस, अगर हम लोग इधर से ये ऐसे रेडियस ज्वाइन कर दें तो हमारे पास एक स्क्वायर बन जाएगा। और स्क्वायर का डायगोनल निकालने का हमें पता है कैसे निकाला जाता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर देंगे। टेंजेंट और रेडियस बराबर है और ऐसे हमारा निकल आएगा। तो गाइज ये थोड़ा देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव ट्रिकी क्वेश्चन था। और ये तो गाइज पूरा हलवा क्वेश्चन है ना, इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ रूट्स निकालने हैं। जितनी बार एक्स एक्सेस को कट करेगा उतनी बार रूट्स होंगे, 1 2 3, तो इसका 3 हो गया। ऐसे ही हम लोग का इतना क्वेश्चन होते हैं। अब देखो इधर छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डी ई पैरेलल टू बी सी, यानी कि ये इसके पैरेलल है। तो ए डी अपॉन डी बी क्या है, ए डी अपॉन डी बी 1/3। और ए सी हम लोग को पूरा 6 दे रखा है, तो लेंथ ए ई पूछा है। तो हम लोग को जिस हिसाब से दे रखा है उसी हिसाब से हम लोग रेशियो निकालते। तो ए डी अपॉन डी बी क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ए ई सी। तो अगर ए सी 6 है तो हम लोग अगर ए ई को x मान लेंगे तो ये 6 - x हो जाएगा। तो x अपॉन 6 - x इक्वल्स टू 1/3। तो ऐसे हमारे पास 6 - x इक्वल्स टू 3x आ जाएगा। तो 4x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा और 4 डिवाइड में जाएगा तो फिर हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारे पास ये भी हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसने डायमीटर पूछा था। तो इसमें क्या है गाइस, सिंपली हम लोग को क्या करना था,
अगर ये वाई एक्सिस पर है यानी कि इसका जो वाई एक्सिस है वो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा और वाई एक्सिस हमारा कुछ रहेगा, तो उससे और इधर क्या होगा हमारा वाई एक्सिस जीरो हो जाएगा, एक्स एक्सिस कुछ रहेगा और ये डायमीटर है तो फिर ये रेडियस होगा और रेडियस इक्वल होते हैं तो ये 1:1 के में ये पॉइंट डिवाइड करेगा, 1:1 में करेगा तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर दोनों के ये वो निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स और उसके बाद उनका डायमीटर निकाल सकते हैं, तो उसका डायमीटर कुछ 2√5 आएगा। उसके बाद आप देखें तो इधर हम लोग के पास बोला था इनकन्सिस्टेंट यानी कि पैरेलल, और पैरेलल का मतलब क्या होता है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2। तो अब हमारे पास जो ये एक लीनियर इक्वेशन थी इसको हम लोग को पहले पूरा सॉल्व करना था, तो जिससे कि अगर हम लोग एलसीएम ले तो ये हमारे पास आ जाएगी 3x + 2y इक्वल्स टू 30। तो अब हमारे पास ये भी है और नीचे हमारे पास 2x + ky इक्वल्स टू 7, तो 3/2 इक्वल्स टू 2/k। तो हमारे पास k की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4/3 आ जाएगी, और इधर ही गाइज ये 4/3 दे रखा है, तो इस हिसाब से हमारा ये भी सही है। और फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेक्टर्स के एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इसमें क्या बोल रखा था कि एक सर्कल है जिसको 6 आइडेंटिकल सेक्टर्स यानी कि 16 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रखा है, यानी कि 16 तो हम लोग लगा ही देंगे। अब क्या करेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या करेंगे πr² लगा देंगे। πr² लगाएंगे तो एरिया आ जाएगा सर्कल का, तो 22/7 इंटू 49 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। 22/7 जो होता है हमारे पास होता है 154। अब 154 गाइस इसमें दे रखा है और हम लोग को 16 से डिवाइड करना होगा, क्यों, क्योंकि सेक्टर्स हैं। तो अगर हम लोग जैसे सेक्टर्स का अगर जितने सेक्टर्स हैं यानी कि अगर ये मान लो एरिया ऑफ वन सेक्टर है, ठीक है, अब एरिया ऑफ वन सेक्टर है वो हमारे सर्कल के क्वाड्रेंट के बराबर होगा, लेकिन अगर एरिया ऑफ 16 सेक्टर है और 16 सेक्टर सर्कल में डिवाइड है यानी कि एरिया ऑफ 16 सेक्टर इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल, और अगर एरिया ऑफ एक सेक्टर निकालना है हम लोग को तो ये जो 16 है वो 154 के डिवाइड में चला जाएगा, तो 154/16। और अगर इसे हम लोग कुछ काटें तो हमारे पास 2 से काटेंगे तो 2 से 77 कटेगा, 2 से 8 करेगा और ये 77/8 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये भी हमारे इस हिसाब से सही हो जाता है। अब उसके बाद देखेंगे तो इधर हमें दिया है 2 डिफरेंट डाइस आर रोल टुगेदर द प्रोबेबिलिटी डेट बोथ ऑब्टेन लेस देन 4। तो अब जैसा कि आप जानते हैं अगर दो डाइस को एक साइड रोल करते हैं तो हमारे पास 36 टोटल आउटकम आते हैं, जिसमें से एक को अगर 1 पे फिक्स करेंगे तो दूसरा 6 तक जाएगा, एक को 2 पे करेंगे दूसरा 6 तक जाएगा, ऐसे करते करते 6 पे करेंगे दूसरा 6 तक जाएगा। लेकिन हम लोग को उसने बोला है कि ऐसे आउटकम्स बताने हैं, ऐसे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें जो दो नंबर्स आएंगे ना एक साथ उनका जो सम है वो 4 से लेस होगा, मतलब 4 से इक्वल नहीं, समझ रहे हो, 4 से लेस, 4 से लेस, 4 से लेस, 4 से लेस। यानी कि अब हम लोग ऐसे अगर गैस करें तो हमारे पास हो जाएगा एक 1,1 1,2 ऐसे 1,1 1,2, ठीक है, 1,3, तो 1,3 हमारे पास आ जाता है 4 के इक्वल्स है, तो 1,1 1,2, तो 1,2 हुआ। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे इधर तो 2,1 2,2, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अच्छा नहीं गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें इसने ये बोला है कि उन दोनों में जो नंबर हैं, जो दोनों नंबर हैं यानी कि जैसे मान लो 1,1 आएगा तो ये दोनों 4 से छोटे होने चाहिए, सॉरी सॉरी गलती से मैंने गलत पढ़ा। तो हमारे पास 1,1 दोनों 4 से छोटे हैं, 1,2 दोनों 4 से छोटे हैं, 1,3 दोनों 4 से छोटे हैं, लेकिन 1,4 में जो 4 है वो 4 के इक्वल्स आ जाएगा जो कि हम लोग को नहीं चाहिए। तो 1,1 1,2 1,3 ऐसे 2,1 2,2 2,3 ऐसे ही 3,1 3,2 3,3, तो हमारे पास ऐसे ये 9 आउटकम्स हो जाएंगे और हम लोग को पता है 9 फेवरेबल हैं, तो अपॉन में टोटल आउटकम्स 36, तो 9/36 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी जो कि इसका करेक्ट आंसर है। और उसके बाद जब इसने बोला है साइन a इक्वल्स टू 1/3 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि इसको अगर x ले लेते हैं तो x/3x यानी कि x, तो x² प्लस कोई b² मान लो इक्वल्स टू 9x², तो अब हमारे पास ये जाएगा तो b² जो इक्वल्स टू आ जाएगा वो हम लोग पास आ जाएगा 8x² और स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा और √8 यानी कि बस 2√2 कुछ आंसर आ जाएगा इसका बेस का। अब कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर x है, बेस 2√2x है, तो 2√2x अपॉन x इक्वल्स टू 2√2 होगा, तो ये भी हमारा सही है। उसके बाद इसने कितनी सिंपल सी आइडेंटिटी पूछी भाई, पता नहीं लोगों को ये टफ क्यों लगता है। ये लिखा है 1 + tan² थीटा, तो अगर इसे हम लोग अगर आइडेंटिटी यूज़ करें तो ये sec² थीटा हो जाएगा और 1 + cos² थीटा cosec² थीटा हो जाएगा, और sec² थीटा जो होता है वो 1/cos² थीटा होता है और जो cosec² थीटा होता है वो 1/sin² थीटा होता है। और
अगर हम लोग इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका आंसर होता है हमेशा टेन स्क्वायर ए। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद इसने बोला है 3 टेनिस बॉल्स आर जस्ट पैक इन सिलेंड्रिकल जार। सिलेंड्रिकल जार, तो ये पूरा सिलेंड्रिकल जार है। अब ये दोनों जो ये 3 बॉल है ना, इनका रेडियस जो है वो आर है। तो एक बॉल की हाइट आर हो जाएगी, दूसरी बॉल की भी हाइट 2r हो जाएगी, 2r, ये भी 2r, यानी कि पूरे सिलेंडर की हाइट जो है वो 6r हो जाएगी। और रेडियस सिलेंडर का बॉल के बराबर का होगा, यानी कि अगर हम लोग सिलेंडर का क्या कहते हैं, अगर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालें तो क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 सॉरी पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो पाई के टर्म्स में निकालनी है तो हम लोग पाई को पाई रखेंगे, वैल्यू नहीं रखेंगे इसकी। आर तो हमारे पास आर ही है और एच हमारे पास 6r है, यानी कि ये 6 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और ऐसे हमारे पास बॉल के 3 वॉल्यूम है, तो तीनों वॉल्यूम यानी कि 4/3 4/3 4/3, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम लोग 4 पाई आर क्यूब सॉरी, तो अगर हम लोग इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो जो रिमेनिंग का जो हो जाएगा वही आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग एरिया। तो हमारे पास 6 पाई आर क्यूब माइनस 4 पाई आर क्यूब करेंगे तो 2 पाई आर क्यूब आंसर आएगा, जो हमारा ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमें बोला है पी क्यू इज टेंजेंट, यानी कि पी क्यू अगर टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा। ये 65 है तो ये पूरी डायमीटर है तो ये 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारे पास 115। अब ये दोनों रेडियस हैं, तो रेडियस तो हमारे पास पता है कि हम लोग को ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो 2x प्लस 115 इक्वल्स टू 180, क्योंकि एंगल का सारे एंगल का सम जो 180 होता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 180 माइनस 115 इक्वल्स टू 2x, तो 65 इक्वल्स टू 2x। और अगर हमारे पास 2x इक्वल्स टू 65 है तो x की वैल्यू 32.5 आ जाएगी। और 32.5 और 90 है तो ये वाला निकाल ही लेंगे, 180 होता है तो 32.5 प्लस 90 इक्वल्स हो जाएगा 122.5। 122.5 अगर 180 में से माइनस करें तो 57.5 आता है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे हमारे 14 MCQ होते हैं। उसके बाद गाइस सिंपल है, डिस्टेंस बिटवीन ये और ये, हमें एक का ये y0 रखा है, एक का ये, यानी कि इन दोनों को स्क्वायर प्लस कर दो और कहीं ना कहीं इसमें से a कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर होगा। और इधर b कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, अंडर रूट में होगा तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट का आ जाएगा, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक आइसक्रीम है जिसका रेडियस r है, कोन के शेप में है, उसका जो हाइट है वो h है, कम्प्लीटली फिल्ड विद 2 स्पेरिकल स्कूप्स। ठीक है, तो हमारे पास इसने क्या बोला, कम्प्लीटली फिल्ड, यानी कि वॉल्यूम इन दोनों स्कूप्स का मिलाकर ही कोन का वॉल्यूम बनेगा। तो अगर हम लोग 4/3 प्लस 4/3 करें तो हमारे पास क्या होगा, 8/3। मतलब इसने बोला क्या था हमारे पास, फिल बाई 2, यानी कि हमारे पास 2 है, यानी कि 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि इसका जो रेडियस है स्फेरिकल का वो r/2 है और कोन का r है। तो कोन का क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो h जो है हमारे पास h ही रहेगी। r/2 है तो r/2 हो जाएगा, तो पाई आर क्यूब होता है तो r³/8 हो जाएगा। r³ से r स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो r³ से r स्क्वायर करेगा तो r बचेगा। इधर 8 है तो 8 से ये कटेगा, 4 से 2, 2 से 2, तो h इक्वल्स टू हमारे पास h अपॉन r इक्वल्स टू आ जाएगा 1, क्योंकि जो हमारा वो है क्या कहते हैं, ये इसका कोण के बराबर का हो जाएगा, तो ये 1। तो h इक्वल्स टू r। अब इसने बोला है हम लोगों को कि अगर दोनों इक्वल हैं तो देखो इसने बोला है कि हम लोगों को h/2r करना है। तो अगर h इक्वल्स टू r है तो 2r भी h के इक्वल होगा, तो h अपॉन 2h इक्वल्स टू 1/2, तो इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। और ऐसे फिर हमारे पास बोला है आर्क सबटेंड इक्वल एंगल ऐसे करके, तो ये हमारे पास रेडियस दे रखा है, तो आर्क फॉर्मूला लगाकर हमारे पास जो थीटा है वो 100 डिग्री आ जाएगा। और इसी के साथ अगर हम लोग को मीन और मीडियन दे रखा है तो आप एम्पेरिकल फॉर्मूला लगा सकते हैं, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो उसमें जो आएगा हमारे उसके बाद 34 आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास 18 तक तो MCQ थे, अब असर्शन रीजन में आ जाते हैं। अब उसने बोला है
इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज़ 0.2 p और इसमें जो p है वो 0 से बड़ा है तो p हमारा मोर देन 5 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे पास जो सारे जब मतलब एलिमेंट्री होती है ना इवेंट, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 होती है। तो अगर 0.25 अगर मान लो अगर इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो अगर 0 हो जाए तो हमारे पास जो p है वो 5 आ जाएगा और इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता क्योंकि 1 ही होती है, 1 से ज़्यादा हम ले ही नहीं सकते। तो इससे क्या होगा, हमारे पास असर्शन सही आ जाएगा। पर इसने बोल दिया कि p ऑफ e कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 माइनस p ऑफ e, यानी कि इसने आप सीधा वो दे दिया कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स दे दिए, पर इसने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स पूछा ही नहीं था क्योंकि इसने बोला था कि 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इसे देना चाहिए था 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन ये रीज़न इससे रिलेट नहीं कर रहा है तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब ऐसे इधर आ जाओ, असर्शन क्या बोला है, √3 + √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। सही बात है, हम लोगों को पता है √3 और √5 इरेशनल है, तो दोनों इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल ही होगा। फिर इसने बोला सम ऑफ एनी 2 इरेशनल नंबर इज़ ऑलवेज इरेशनल, तो ये भी सही है, हमारे पास इरेशनल हमेशा 2 इरेशनल नंबर का सम इरेशनल होगा, तो यानी कि इसका हो जाएगा ए। तो हमारे पास ए, बी और बाकी हम लोगों ने देख लिया MCQ। अब देखिए गाइज, एक बार ऊपर से देख लीजिए। अब जैसे कि एक ये क्वेश्चन था, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा लेंदी था ये, तो ये भी हो गया था हमारे पास। ये इसकी जो हमारा 2p की वैल्यू थी वो q+r रखनी थी, आ जाता हमारे पास ऐसी ये तो गाइस सीधा NCERT से आ गया, हम लोग को पता था। और इस सिमिलरिटी कर देंगे इस ट्रायंगल को और ये बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे और इसे हम लोग रैशनलाइजेशन कर देंगे, 1 + साइन से माइनस कर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ऐसे करके कहीं ना कहीं ये sec a और tan a आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग अगर cos 30, cosec 30 और tan 60 की वैल्यू रख कर करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, वो भी उसकी वैल्यूटी हो जाएगी। ये सब सिंपल है, बताने की ज़रूरत है नहीं। अब देखो इसमें बोला है 2 + √3 इज़ एन इरेशनल नंबर, प्रूफ करना है हम लोगों को। क्यों? जब हम लोगों को दे रखा है कि √5 जो है वो इरेशनल है, तो हमें पता है √5 है इरेशनल। अब इसको मान लेंगे p/q, तो p/q -2 हो जाएगा p - 2q/q और ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो p - 2q/3q इक्वल्स टू √5। लेकिन 2p माइनस जो मतलब हमारा है p - 2q/3q, ये हमारा रैशनल नंबर है और √5 इरेशनल है, तो इरेशनल कभी रैशनल के इक्वल हो नहीं सकता। तो हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी, तो इससे कॉन्ट्रडिक्शन लगता है और हमारे जो ये है ये नंबर ये हमारा इरेशनल प्रूव हो जाता है। उसके बाद HCF, ये तो बहुत सिंपल है भाई, HCF जिसे नहीं लेना आता उसको क्या आता है भाई, ठीक है। तो अब इसके बाद अल्फ़ा और बीटा, ये तो पॉलिनोमियल से भाई वही सीधा उठ के आ गया NCERT का, ठीक है। तो इसमें हम लोग को अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू आ जाएगी 16/5, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी -2। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, α² + β² अपॉन अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। α² + β² होता है हमारे पास अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर अपॉन -2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा। क्या हुआ? तो इन अ क्लास टेस्ट वी स्कोर्ड 6 मोर देन, ये तो गाइस लीनियर इक्वेशन का आ गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ये तो कर ही लेंगे, इतना सिंपल है। और उसके बाद ये ग्राफिकली करने को आया हमारे पास, तो इसके लिए ग्राफ प्रोवाइड होता है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, y = 2 का मतलब क्या है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और इसमें 3x + y = 14 है। एक बार x को 0 रख के देखो, एक बार y को 0 रख के देखो, लाइन बनाओ, y से पैरेलल खींचो, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वही आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे और इसकी x और y की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो, अब इसमें क्या बोल रखा है, कॉर्ड है एक, ठीक है। तो वही सेगमेंट वाला आ गया, आप सेगमेंट का पैरामीटर ढूंढना है। पैरामीटर कैसे ढूंढेंगे, ये जैसे कि हम जानते हैं कि इधर से कंस्ट्रक्शन करेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे 60 डिग्री साइन 60 लगाएंगे तो ये आएगा, साइन 60 लगाएंगे ये आएगा। हमारे पास कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी, आर्क लेंथ हम लोग निकाल लेंगे जिससे कि हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा। अब क्या, एक क्वेश्चन ये था, इसमें क्या था कि हमें सेमी सिलेंडर दिया गया था और उसके नीचे क्यूबॉइड था। अब हमारे पास क्या है, इसने बोला था कि इसका जो है एरिया निकालना है, जितने भी पूरे का है टोटल सरफेस एरिया। तो अपना एक दिमाग लगाइए, आप ये बताइए, क्या कभी भी प्लांट्स को शेड करना है तो क्या नीचे कपड़ा लगता है? नीचे तो सिर्फ मिट्टी होगी और प्लांट्स होगा, यानी कि नीचे तो नहीं लगेगा, पीछे आगे, मतलब यानी कि ये क्यूबॉइड का पूरा लेटरल सरफेस एरिया और इस सेमी सिलेंडर का ये क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया जितना भी है, और ये पीछे के जो ये 2 सेमी सर्कल हैं इन दोनों का एरिया प्लस हो जाएगा। तो यानी कि इससे हमारे पास जो ये लेंथ है सिलेंडर की, ये हमारे पास आ जाएगी 25 h, मतलब जो भी हाइट होती है, और इसके पास डायमीटर है जो 14 आ जाएगा, यानी कि रेडियस 7 मीटर आ जाएगा। और क्यूबॉइड का हमें पता है, तो हम लोग निकाल लेंगे फॉर्मूला पुट करके। और फिर ये तो बहुत ही सिंपल था यार, सीधा उठ के आ गया क्वेश्चन। क्या करेंगे, पहले
ये बड़े वाले से छोटे वाले का माइनस करेंगे, इतना एरिया निकालेंगे, फिर कोन का कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया दो सबको प्लस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा -πr² कर देंगे क्योंकि हमारे पास 20 का खाली हो गया है। तो ये बहुत सिंपल था यार, पेपर बहुत सिंपल था भाई, बस करने वाला होना चाहिए। जैसा कि मैं आज मेरा पेपर था और ये पूरा पूरा सही गया मेरा। A bag contains 30 balls out of which m number of balls are blue. Find the probability of that random from bag is not blue. यानी कि अगर ब्लू के होने की प्रोबेबिलिटी m/30 है क्योंकि फेवरेबल अपॉन टोटल, तो क्या m/30 हो जाएगी। तो अब हम लोग को m ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट लगाएंगे तो यानी कि 1 - m/30, तो 30 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 30 - m/1 और 30 - m/30, तो हमारे पास इसका एक आंसर ये आ जाएगा। फिर उसका 6 मोर ब्लू बॉल्स, यानी कि अब टोटल आउटकम हो जाएंगे 36 और जितनी भी m थी उसमें m+6 हो जाएगी। फिर उसने बोला 5/4 दैट, तो हम लोग क्या करेंगे m/30 की जो हो जाएगी वो 5/4 हो जाएगी। और ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे। इसके बाद फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 10,000 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल। पहले इसका एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा उससे इसको डिवाइड करेंगे और फिर जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस कर देंगे और फिर जो रिमाइंडर माइनस करेंगे उसके बाद जो आंसर बचेगा गाइस वही आपका जो होगा ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जो 10,000 से लेस होगा और वही ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा ये तीनों नंबर से। बहुत सिंपल था, बस समझने की ज़रूरत होनी चाहिए। जैसे कि ये मान लो अ पर्सन टूर हैज़ 5, तो ये इसने टोटल दे रखा है फॉर इज एक्सपेंसेस। अगर जैसे आप जाते हो कहीं घूमने तो आप कुछ खर्च भी तो करोगे तो जितने दिन घूमोगे यानी कि पर डे आप घूमोगे और पर डे घूमोगे तो पर डे कोई पैसा भी खर्च करोगे, तो पर डे घूमने के बाद पर डे पैसा खर्च करोगे तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका ये आएगा। तो अब इसने बोला एक्सटेंड इज टूर 5 डेज, तो पहले अगर हम लोग मान लें पर डे की एक्स है, मतलब जितने भी नंबर थे, मतलब जितने भी दिन का टूर था उसको x मान लें और पर डे की जो कॉस्ट है वो y मान लें, तो x इंटू वाई 5400। और अगर इसने बोला एक्सटेंड इज टूर बाई 5 डेज, तो अब जो हमारे पास x+5 हो जाएगा और इसने बोला है कि 180 रुपीज़ से कम हो गया तो y - 180, तो x+5 इंटू वाई - 180 इक्वल्स टू 5400। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन से हम लोग वेरिएबल सब्सटीट्यूशन लगा के हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है। तो ऐसे करके हमारे पास जो x होगा वो 10 डेज आ जाएगा और जो हमारे पास y होगा वो ₹540 आ जाएगा। तो इससे हमारे पास ये भी क्वेश्चन हो जाएगा और फिर ऐसे ही सेम ये था गाइस, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। उसके बाद अब आ जाओ सर्कल्स के, ये थोड़ा सा आपको देखने में टफ लग रहा है लेकिन ये है नहीं। नेम द क्वाड्रिलेटरल MQBN। MQBN क्या है इसमें, MQBN यानी कि ये 90। अब ये 90 हम लोग को पता है, ये 90 से कोइंटीरियर हो जाएंगे यानी कि ये 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा यानी ये पैरेलल हो जाएंगे यानी कि ये ट्रिपेजियम बन जाएगा। तो ये ट्रिपेजियम है। और उसके बाद इसने बोला इज MN इज पैरेलल टू PA, जस्टिफाई और आंसर। MN पैरेलल PA नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे पास NA इज पैरेलल टू MP और कभी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में तीसरी पैरेलल लाइन नहीं आ सकती है, क्योंकि अगर ऐसे भी करके देख लो कि ये इसके बराबर नहीं है, अल्टरनेट एंगल नहीं है जिससे कि ये इक्वल नहीं है ना कि पैरेलल है, तो हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा। फाइंड TB कैसे आएगी, हमारे पास TP दी रखी है 80, हमें पता है एक्सटर्नल पॉइंट से ये आती है, 80 - 35 जो आएगा हमारे पास आ जाएगा ये 45, तो 45 TB आ जाएगी। MN कैसे निकालेंगे, 35 इक्वल्स टू ये हो जाएगा तो 35 और ये 13 में से अगर 8 माइनस कर देंगे तो 5, तो 5 35, तो ये निकालने का पाइथागोरस से और ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा।